Welcome to Yes Sampat Educator. So Jai Hind everyone, welcome to Yes Sampat Educator. So that is about the 1st December 2022 and we will discuss about the Hindi newspaper for the 1st December 2022. इस साल पाकिस्तान सीमा पर 16 ड्रोन मारे गए. BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. भारत में गर्मी की लहर, so that is called the heat wave. तो आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर सारे की जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर लेक्चर, I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Command Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services examination, and if you are also preparing for the banking examinations like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 977-323-0619 and online platform is also available. You can just follow me in the social media platform over here and you can just enroll in this kind of the particular courses. So before we going to start, I want to introduce myself. So once again, Jai Hind everyone who are watching this kind of the particular videos. So this is Yes Sampat. By profession I am an engineer, by passion I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. You can just follow me in this kind of the particular social media platform over here. Okay, so before we going to start this kind of the particular lecture, we have to discuss the question जो हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर पूछा था. ठीक है. विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल. तो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल जो है उसका मेज़बानी किन्होंने किया है. सो करेक्ट आंसर इज अबाउट द गोवा. ये चीज़ याद रखिएगा. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम लोग युद्ध अभ्यास से जानते हैं 2022. सो इज हेल्ड इन विच ऑफ द इंडियन स्टेट. ये कौन से स्टेट के अंदर यहाँ पर युद्ध अभ्यास हो रहा है. तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया एंड यूएसए की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम लोग कहते हैं, वो है युद्ध अभ्यास. ये भारत के कौन से स्टेट के अंदर, कौन से राज्य के अंदर हो रहा है. ठीक है. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देने के लिए. ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन दी नेक्स्ट वन. सो सबसे पहले यहाँ पर जो आर्टिकल निकल कर आया है उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो है दैट इज़ अबाउट द 1st December Thursday 2022. GDP growth dips to 6.3% as manufacturing slides. Chief Economic Advisor Nageshwaran says nation's recovery from pandemic continues. Economic growing faster than in other countries and is on track for 6.8% to 7% expansion in this fiscal year. Okay, तो guys I want to tell you that GDP growth जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है जो 6.3% के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है. तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू दिखाई गई है वो 6.3% के आसपास दिखाई गई है. इज इट क्लियर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर. यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया और यूएसए पर्सनल ड्यूरिंग द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास एट द तपोवन इन उत्तराखंड. तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आई होप आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा. तपोवन इन उत्तराखंड. तो जी हाँ, उत्तराखंड जो हमारा राज्य है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर तपोवन के अंदर युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए का हो रहा है. ठीक है. अभी इंडिया और यूएसए एक्सरसाइज जो है वो लेक LAC स्टैंड्स फॉर वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हिरिक्स चाइना. तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, उसके अगर बारे में बातचीत की जाए तो ये युद्ध अभ्यास जो है चाइना की बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ही हो रही है. ठीक है. तो यहाँ पर यहाँ पर जो चाइना है उसको ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने यूएसए को वॉर्न किया है. सो चाइना वॉर्न्स यूएसए. ठीक है. चाइना ऑन वेडनेसडे सेड इट हैड एक्सप्रेस इट्स कंसर्न टू इंडिया ओवर द जॉइंट इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बीइंग कंडक्टेड इन उत्तराखंड अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ठीक है. तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो यहाँ पर किसके साथ हमारी ये लगती है, ये हमारे चाइना के साथ लगती है. लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पाकिस्तान के साथ लगती है. ठीक है. ये चीज़ आप
आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। यहाँ पर 1993 के दौरान यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में और 1996 के दौरान भी चाइना और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुए थे, एग्रीमेंट साइन किया गया था कि हम लोग जो है उस हमारी जो बॉर्डर है वहाँ पर शांति बनाए रखने में हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो चाइना एंड इंडिया बॉर्डर वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ द एग्रीमेंट्स साइंड बिटवीन इन इंडिया एंड चाइना इन 1993 एंड 1996, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट किया था, पर ये एक्सरसाइज होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा बहुत खलल पहुँचा है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है। तो ये युद्ध अभ्यास जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, चाइना को क्या दिक्कत आ रही है, क्या एग्रीमेंट्स है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, इंटरफियरेंस इन द बायलैटरल बाउंड्री इश्यू, ठीक है। तो ये जो उन्होंने कहा है कि दैट इज डिस्प्यूटेड दिस सीनो इंडिया बॉर्डर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ओवर हियर, ठीक है। तो ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है अक्टूबर 2022 के अंदर, जो अक्टूबर मंथ के अंदर जो चला था, ठीक है, जिसको हम लोग युद्ध अभ्यास के नाम से जानते हैं, ये दैट इज़ अबाउट द 18th एडिशन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने जैसे कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ये करीब 100 किलोमीटर जो है वो ये चीज़ की जा रही है। तो यहाँ पर चाइना की जो बॉर्डर है हमारे साथ जो लगती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, हम लोग जो ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो 100 किलोमीटर दूर कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। अगर मैं युद्ध अभ्यास के बारे में बात करूँ तो ये एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड डिफेंस कोऑपरेशन एंडेवर जो है ये एक्सरसाइज की जाती है, ठीक है। और ये इंडिया और यूएसए के बीच में होती है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज 2004 के अंदर स्टार्ट हुई थी अंडर दी यूएस आर्मी पैसिफिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, ठीक है, जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ अपनी जगह पर ये एक्सरसाइज को होस्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज को कंडक्ट भी करेंगे। इस एक्सरसाइज का एम दोस्तों यही है कि एनहांसिंग द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक दूसरे की बीच समझौता बढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, कॉपरेशन बिल्डअप करना, इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना दोनों आर्मीज़ के बीच में। तो ये एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगर मैं इस एक्सरसाइज के बारे में बात करूँ तो ये एक्सरसाइज क्या हमें हेल्प करवा सकती है। सो अंडरटेकिंग द जॉइंट ऑपरेशंस एट द बटालियन लेवल इन द माउंटेनरीज टेरियन विद कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस अंडर द एम्बियंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये हमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। सो दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एक्सरसाइज। आगे बात करते हैं कि ये जो चाइना को अपोज कर रहा है इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, ये एक्चुअली क्यों कर रहा है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि दोनों कंट्री ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट को एग्री किया था, नो मिलिट्री ड्रिल विल बी हेल्ड नियर द LAC। उसके बारे में यहाँ पर इंडिया ने और यूएसए ने ये जो चीज़ कर यहाँ पर खलेल पहुँचाई है, ये चीज़ यहाँ पर कही गई है। सो चाइना सीटेड द 2 एग्रीमेंट साइन बिटवीन बाय द इंडिया एंड दी चाइना इन 1993 एंड 1996, ठीक है। एक्सरसाइज वायलेट्स दी बोथ। तो ये जो एग्रीमेंट है उसका यहाँ पर वायलेशन हुआ है इस एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। देखते हैं एग्रीमेंट क्या है। 1993 के अंदर जो दोस्तों एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पीस और ट्रांस क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करने की बात की गई थी रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, इन द इंडो चाइना बॉर्डर एरियाज। अगर मैं 1996 एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करूँ तो दैट इज़ अबाउट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बातचीत की गई है मिलिट्री फील्ड के अंदर, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो दोनों 1993 और 1996 का दोनों एग्रीमेंट का वहाँ पर वायलेशन हुआ है, ऐसा चाइना का कहना है। इसकी वजह से चाइना को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत हुआ है और यहाँ पर उन्होंने यूएसए को वार्न भी किया है, ठीक है। सो इसके जो की एलिमेंट्स है, जिसके ये 1983 और 1996 एग्रीमेंट्स के जो की एलिमेंट है उसके हिसाब से कहूँ सो दैट इज़ अबाउट दी मिनिमम लेवल एंड हाउएवर द एग्रीमेंट डू नॉट डिफाइन व्हाट कंप्राइजेस द मिनिमम लेवल, ओके। सो 2 sides शैल स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरा जो यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाया गया है एज पर दी 1993, 1996 एंड 2005, ठीक है, उसको यहाँ पर यूज़ करने की बात की गई है। सो यूज़ ऑफ फायर आर्म्स ऑन दिस पर्टिकुलर LAC ओवर हियर, ओके। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वन। अभी ये जो आर्टिकल है गाइस ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। आजकल जो है
यहाँ पर ये चिकन के अंदर और साथ ही साथ यहाँ पर डक के अंदर इस तरीके के वायरस देखने को मिल सकते हैं। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर उस आर्टिकल को भी देख लेते हैं। प्लीज़ वेट एंड वॉच। Yes, this one. Okay, so 8,380 birds killed in avian flu hit areas at the Alpuza। तो यहाँ पर जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स है RRT जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जिसको हम लोग AHD के नाम से जानते हैं केरला के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने वेडनेसडे में बहुत सारे जो डक थे, बहुत सारे जो ऐसे बर्ड्स थे, ठीक है, जो करीब 8,380 बर्ड्स को यहाँ पर मार गिराया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए उसके अंदर ब्लड फ्लू जो है उसके वायरस आ चुके थे और यहाँ पर एक ही ऑप्शन था ये उनको मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जो आगे बढ़ती अगर उनको मार नहीं दिया जाता तो यहाँ पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है ह्यूमंस के अंदर देखने को मिल सकती थी। इज इट क्लियर? तो अब बात करते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप 1A वायरसेस की। उससे पहले यहाँ पर एक आर्टिकल में देख लेते हैं RRT, सो इट स्टैंड्स फॉर द रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, एंड AHD इट स्टैंड्स फॉर द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अल्पुजा के अंदर ये जो बर्ड्स मारे गए थे उसमें जो बर्ड फ्लू था उसमें कौन कौन से वायरसेस थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HH स्टैंड्स फॉर द हेमागुलिटिनिन एंड NA स्टैंड्स फॉर द न्यूरामिनिडेसिस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इन्फ्लुएंजा AHF की जो फैमिलीज़ है वो है HF5N1, H5N2, N3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक यहाँ पर उसकी फैमिलीज़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सब टाइप है किसके हैं, इन्फ्लुएंजा A वायरसेस के हैं। ठीक है, जो बर्ड्स के अंदर अफेक्ट होता है और यहाँ पर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये ह्यूमन को इतना अफेक्ट नहीं कर सकता, पर कभी कभी वायरसेस जो इतने हैं हैजार्डियस हो सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन को अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं हम लोग कि रिसेंटली पहली जो डेथ दिखाई गई थी बर्ड फ्लू के कारण। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे पहली बार ऐसा देखा गया इस साल के अंदर कि पहली बार भारत के अंदर बर्ड फ्लू के कारण किसी का मौत हुआ हो। ठीक है, तो ये जो हुआ मौत जिसका भी डेथ हुआ ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जिसको हम लोग H5N1A इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं। उसके बाद चाइना के अंदर भी रिपोर्ट किया गया था कि फर्स्ट ह्यूमन इन्फेक्शन ऑफ द H1H10N3 बर्ड फ्लू ओवर हियर। ठीक है, अभी उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा AI जिसको कहा जाता है, सो दैट इज़ अ टाइप A वायरस इज ओवर हियर। ठीक है, so this particular found naturally in the wild birds worldwide over here, and if we talk about the AI viruses are broadly classified as the low pathogenic AI LPAI, okay, and if we talk about the highly pathogenic AI HPAI viruses over here। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा जो यहाँ पर हम लोग AI viruses के बारे में बातचीत करते हैं ये बेसिकली पैथोजेनिसिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर उसकी पोल्ट्री फार्म के अंदर डोमेस्टिक इन्फेक्शन से निकल सकता है जिसके अंदर चिकन है, डक है, तरकीज़ है, ये सारे के सारी जो है ये अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर H5N1 इन्फेक्शंस वायरस जो यहाँ पर रिपोर्ट किए गए थे, जिसके अंदर पिग है, कैट है, इवन टाइगर्स के अंदर भी थाईलैंड के अंदर जू के अंदर यहाँ पर ये वायरस देखने को मिले थे। ठीक है, उसके इम्पैक्ट के बारे में अगर मैं बातचीत यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर कंट्रीज़ जो है बहुत सारे ऐसे रिजल्ट भुगतने पड़ सकते हैं इस तरीके की वायरसेस के कारण। यहाँ पर पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिकल अफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं उसके हाई लेवल मोर्टेलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर फार्मर्स को जो है काफ़ी हद तक दिक्कतें हो सकती है इस तरीके के वायरस से रिगार्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पर जो मोर्टेलिटी रेट के बारे में बातचीत किया गया है ऑलमोस्ट 50% के आसपास वो रेट पहुँच सकता है। ठीक है, इन्फेक्शंस इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स के कारण ये जो वायरस है वो आगे फैल सकता है, जो मौत तक भी पहुँचा सकता है या आपको बीमारी तक भी पहुँचा सकता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पोल्ट्री, तो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म के अंदर इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप लोगों को देखने को मिल सकती है।
ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। पर ये काफ़ी हद तक वेरी रेयर के केसेस के अंदर आता है, ठीक है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट जो बिलो 40 ईयर्स के हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इम्यूनिटी सिस्टम, ओके। मोर्टेलिटी जो है इसके अंदर 10 to 19 ईयर्स ओल्ड्स की यहाँ पर बताई जा रही है। अगर इस तरीके के वायरस से कोई भी पर्सन अफेक्ट होता है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि माइल्ड टू सीवियर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ठीक है। तो ये उसको हो सकता है, फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, मसल पेन हो सकता है, न्यूज़ा एब्डोनोमल पेन हो सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे के सारे उसके सिम्टम्स हैं। अगर इस तरीके की सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले आपकी बॉडी के अंदर तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागिए, ठीक है। सो पीपल कैन ऑल्सो डेवलप दी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब यही है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होना या न्यूमोनिया हो जाना या आपकी जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है या वायरल न्यूमोनिया हो जाना, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं दैट इज़ कॉल्ड दी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस जिसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कभी कभार मेंटल स्टेटस और सीजियर्स जो है उसको भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर पीपल कैन ऑल्सो डेवलप दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर इलनेस ओवर हियर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अभी चलो ये बीमारी तो होगी, अभी क्या करने का, ठीक है। सो व्हाट वी डू फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ओके। प्रिवेंशन, इरेडिक्शन क्या है इसका, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर विश्वास रखो, बायोडाइवर्सिटी मेजर्स रखिए, गुड हाइजीन रखिए। जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड चीज़ें जो है या कोई भी इन्फेक्शन है किसी एनिमल के अंदर तो उसके आप कंट्रोल करें, देखभाल करें, उस डिसीज़ के ऊपर थोड़ा काम करें और यहाँ पर उसका इलाज करवाएं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ग्लोबल लेबोरेटरी सिस्टम के तौर पर ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो बिठाया है, ठीक है, जिसमें ये आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे इस तरीके के वायरसेस को और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है कंट्रीज़ के अंदर और ह्यूमन हेल्थ को क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके की होती है, वो सारी की सारी जो अवेबिलिटी का काम काज है वो इस तरह GISRS ने उठाया है, ठीक है। और उसके कंट्रोल मेजर के बारे में भी यहाँ पर बातचीत की गई है। अगर मैं भारत के अंदर बर्ड फ्लू के स्टेटस के बारे में बात करूं तो दिसंबर 2020 जनवरी से 2021 तक का जो पीरियड था उसके अंदर ये अलार्मिंग सिचुएशन थी पूरे के पूरे कंट्री के अंदर, ठीक है। क्या, क्योंकि ये जो वायरस था ये सबसे ज़्यादा फ्रेश केसेस के तौर पर यहाँ पर देखने को मिला था। 2019 के साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर H5N1 जो वायरस है जो इंडिया के अंदर डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सो इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम द एवियन इन्फ्लुएंजा, तो 2019 में ये चीज़ की गई और उसके बाद 2020-21 में फिर से स्टार्ट हो गया, ओके। सो विच हैड ऑल्सो बीन नोटिफाइड द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ओके। सो दैट इज कॉल्ड दी OIE। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। अभी OIE जो है वो एक्चुअली क्या है, सो दैट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो किसके लिए काम करता है, दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ, ओके, पूरे देश और दुनिया के अंदर, और उसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आई होप आप लोग ये आर्टिकल समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों आता है, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। CCB, सो इट स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल क्राइम ब्रांच, जो उन्होंने वेडनेसडे ई सिगरेट के रैकेट के बारे में यहाँ पर बातचीत की थी, इज क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके के रैकेट के बारे में बातचीत की थी और यहाँ पर जो भी पर्सन इस तरीके की ई सिगरेट को बेचता है या कंज्यूम करता है तो यहाँ पर ये पनिशेबल ऑफेंस माना जा सकता है और यहाँ पर भारत के अंदर इस चीज़ को बैन किया गया है, ठीक है। So based on the tip of 3 teams of officials from narcotics wing raided shops in the Koramangala, Banaswadi and the Polakeshi Nagar and seized e-cigarettes worth 41 lakh, 41 लाख की 41 लाख, ओके। हाँ, उसकी सिगरेट पकड़ी थी एंड इंक्वायरीज रिवील्ड दैट द एक्यूज्ड वेर फ्रॉम केरला एंड दे वेर सोर्सिंग देम फ्रॉम चाइना थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स वाया चेन्नई एंड केरला। दे सोल्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000 to 2500 पीसीस की यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं ये बिकती है, ठीक है। 2000 से 2500 तक ये सिगरेट बिकती है। अभी यहाँ पर बातचीत करते हैं कि ये एक्चुअली है तो है क्या। सो नॉन बाय द डिफरेंट नेम्स, ई सिग्स बोलते हैं, ई हुक्का कहते हैं, वेब पेन कहते हैं, वेब्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। सो दे लुक रेगुलर सिगरेट, सिगार्स और पाइप्स, सम रीजनेबल पेन्स, ओके। तो इस तरीके की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर
जो इंडस्ट्री ने यहाँ पर क्लेम किया है कि दैट इज़ हेल्थियर अल्टरनेटिव, ठीक है, सिगरेट का एक अल्टरनेटिव है जो जिन जिन लोगों का हैबिट है तो उसकी ड्रास्टिकली हैबिट नहीं छोड़ सकती, इसकी वजह से यहाँ पर उस चीज़ को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो हेल्प्स क्वाइट स्मोकिंग, गवर्नमेंट बायस्ड अगेंस्ट दैम ऑल्सो, ठीक है। हाउ दे वर्क, इफ़ यू टॉक अबाउट दी ये किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि बैटरी ऑपरेटेड ये जो सिगरेट्स हैं, ठीक है, ये काम करती हैं जिसके अंदर हीटिंग के थ्रू लिक्विड को गर्म किया जाता है। यूजुअली जो निकोटीन उसके अंदर ही पाया जाता है, ठीक है, जो काफ़ी हद तक एडिक्टिव ड्रग्स के तौर पर सामने आता है, जो रेगुलर सिगरेट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हीट होती है लिक्विड तो उसका वेपर क्रिएट होता है, वेपर को आप कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं, और वो जो है बाय स्टैंडर्ड्स कैन ऑल्सो ब्रीथ इन दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर एरोसोल, जो चीज़ें को आगे बढ़ाती है, ठीक है। ई सिगरेट्स कंटेंस निकोटिन विच इज़ हाईली एडिक्टिव, ये चीज़ याद रखिएगा, हाईली एडिक्टिव है, टॉक्सिक है टू डेवलपिंग फीटियसिस एंड हार्मफुल एडोलसेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, हेल्थ डेंजर टू प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। या सारे के सारे डिसीज़ हो सकते हैं। अगर इसकी एवरेज एज की बात करूँ तो 3000 से लेकर 30,000 तक ये इंडिया के अंदर पाई जाती थी। यहाँ पर उसकी रिफिल कॉस्ट होती थी ऑलमोस्ट 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक उसकी कॉस्ट होती थी, डिपेंडिंग के साइज़ कौन सा है, साइज़ कितनी साइज़ की वो पेन है या इसकी कौन सी फ्लेवर है, उसके हिसाब से यहाँ पर पैसे लगते थे, ठीक है गाइज। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो कही गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये न्यूज़ में एक्चुअली है ही क्यों, कि ई सिगरेट जो है ये किसी चेन स्मोकर को ये हेल्प करता है नहीं कि उसको अपनी कंडीशन से बाहर निकाले, ठीक है। ये कैसे कहने का तरीका है, मार्केटिंग का तरीका है या उस चीज़ को बेचने का तरीका है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉन्जिट्यूडनल स्टडी ऑफ स्मोकर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये ई सिगरेट्स डू नॉट हेल्प स्मोकर्स क्विट सिगरेट्स, ओके। ये ई सिगरेट जो है जिसको हम लोग ई सिग्स, वैप्स, ई हुकाज, वेप पेन्स कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम एंड्स कहते हैं, ठीक है। सिगरेट पीने के बाद आदमी एंड ही हो जाता है, ठीक है, उस हिसाब से याद रख सकते हैं। सो स्मोक ई सिगरेट्स लुक लाइक दी रेगुलर सिगरेट्स, जो आपको एक पाइप तरीके से देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का ई सिगरेट है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं उसको वेपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेपिंग कहा जाता है। गाइज दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट्स दैट इज अ वेरी क्रिटिकल इशू रिगार्डिंग द ह्यूमन हेल्थ, ओके। तो यूपीएससी के हिसाब से ये काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। आगे बात करते हैं उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। सो ई सिगरेट्स हैव ऑफन बीन सजेस्टेड एज अ पोटेंशियल मीन्स टू हेल्प स्मोकर्स क्वाइट। अभी यहाँ पर ह्यूमन इफेक्ट्स में क्या क्या हो सकता है कि ये यूथ के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए या प्रेग्नेंट वुमन के लिए एक चीज़ सेफ है नहीं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि 2016 के अंदर यहाँ पर ई सिगरेट जो है यूथ और एडल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, जिसके वो बहुत ज़्यादा लोग एडिक्शन हो गए थे, जिसकी वजह से उसके ब्रेन डेवलपमेंट रुक गए थे और ब्रेन को डैमेज हुए थे। उसके बाद 2018 के अंदर एक स्टडी किया गया जिसके अंदर पता चला कि 79% जो है ई सिगरेट पीने की वजह से हार्ट अटैक इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ICMR, इट स्टैंड्स फॉर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने वाइट पेपर के ऊपर ई सिगरेट का, हाँ, अकॉर्डिंग टू वाइट पेपर ऑन ई सिगरेट्स, ठीक है, उसके ई सिगरेट के ऊपर जो भी वाइट पेपर था उसके हिसाब से यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू ये चीज़ कही गई कि ये जो सिगरेट है वो बैटरी को डिपेंडेंट है और उसके जो वोल्टेज है काफ़ी हद तक आउटपुट वोल्टेज जो है उसका यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से ये चीज़ चलती है, जिसके अंदर निकोटीन सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, कैर्सिनोजेंस, तो इस तरीके के पोटेंशियल अमाउंट जो है केमिकल्स है उसको यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ अ टॉक्सिक केमिकल्स और मेटल्स ओवर हियर, जो आपकी हेल्थ इफेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं और आपको कैंसर तक पहुंचा सकते हैं और यहाँ पर हार्ट के डिसीज़, लंग के डिसीज़ और ब्रेन के डिसीज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द ई सिगरेट्स। आगे बात करते हैं यहाँ पर ई सिगरेट्स के अगर बारे में पनिशेबल ऑफेंसेस है तो है क्या। अगर यहाँ पर आपने 1 साल के अगर आप यहाँ पर पहली बार पकड़े गए तो यहाँ पर ऑफेंसेस के तौर पर 1 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर आप दूसरी बार पकड़े गए, ठीक है, यही ऑफेंस को रिपीट किया तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 5 लाख का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन ई सिगरेट को स्टोर करता है, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पनिशेबल ऑफेंस, ओके। 6 महीने की जेल हो सकती है और
50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है अगर आपने स्टोर किया, अगर आपने बेचा, या आप अगर उसके ऑनर है या आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी उसकी प्रोसीजर है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द सेल पनिशेबल बाय जेल एंड फाइन ऑल्सो ओवर हियर, ओके। 30 कंट्रीज़ के अंदर ई सिगरेट जो है आज तक बैन है, ओके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने जो आर्टिकल देखा होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं अबाउट दिस वन। तो दोस्तों यहाँ पर जल्लीकट्टू के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम लोग बार बार डिस्कस नहीं करेंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जल्लीकट्टू एक तमिलनाडु की स्पोर्ट्स गेम है, उसके अंदर हम लोगों ने एनिमल क्रूएल्टी के बारे में भी बातचीत कर लिया था। आगे बात करते हैं ड्रोन के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने थंबनेल देखा था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 16 ड्रोन्स शूट डाउन अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर दिस ईयर। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये कहना है कि हम लोगों ने सीमा के ऊपर इस साल 16 ड्रोन मार गिराए थे, ठीक है। सो पैरामिलिट्री फोर्स डज नॉट हैव फुल प्रूफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी थ्रू सम फॉर्म्स आर वर्किंग ऑन इंडिजीनियस सॉल्यूशन एंड सेंटर इज ट्राइंग टू प्रोक्योर अ व्हीकल माउंटेड सिस्टम, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी हम लोग ड्रोन के बारे में समझ लेते हैं एक्चुअली सिचुएशन ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो है क्या, ठीक है। तो ये एक लैमन टर्मिनोलॉजी और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसको हम लोग यूए के नाम से जानते हैं, जिसका यूज़ जो है मिलिट्री पर्पस के लिए, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए होता है, ठीक है। जो काफ़ी हद तक एक सेफ्टी मिलती है हमें, एफिशिएंट मिलते हैं और ये काफ़ी हद तक सस्ते हैं। ड्रोन का इस तरीके की चीज़ों के अंदर यूज़ होने का कारण बीएसएफ ने जो मार गिरा है ड्रोन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइक के रिगार्डिंग ड्रोन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर उसका लूपहोल यही है कि ये काफ़ी हद तक सस्ते हैं, चीप है, ठीक है। और इसकी टेक्नोलॉजी चीप है और ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी का स्पाई करना हो किसी कंट्री का, तो छोटा सा ड्रोन छोड़ दिया और वहाँ से स्पाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। सो और ड्रोन्स एट ऑटोनॉमी लेवल कैन रेंज फॉर रिमोटली पायलटेड ह्यूमन कंट्रोल मूवमेंट जो है उसको कैचअप कर सकता है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं लीडियर डिटेक्टर्स जो है उसकी के हिसाब से, सेंसर्स के हिसाब से यहाँ पर मूवमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे हिसाब से मैंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ का यूज़ की जा सकती है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर की सिमेट्रिक वेपन अगेंस्ट द टेररिस्ट अटैक, ठीक है। तो हमें उस तरीके की सिचुएशन के अंदर जहां पर आप लोगों ने उरी अटैक जो है, यूट्यूब के अंदर भी उरी अटैक का जो है वीडियोस हासिल हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों यही है कि यूट्यूब के अंदर भी इस तरीके की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ड्रोन, जो एक टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आजकल जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है आप सबसे ज़्यादा आगे निकल गई है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा हमारी जो मिलिट्री है, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, काफ़ी हद तक एडवांस हो चुकी है। गांधीनगर डिफेंस एक्सपो 2022 के अंदर जब भी यहाँ पर एक्सपो चला था, तभी जब मैं गया था गांधीनगर में, तभी भी मैंने वैसे बहुत सारे ड्रोन्स देखे थे जो इस तरीके की चीज़ों को अपने अंदर रखते थे, अपनी कैपेसिटी जो है दिखाने की क्षमता रखते थे, ठीक है। जिसके अंदर वेपन्स थे, जिसके ड्रोन्स के अंदर वेपन्स थे जो बुलेट फायर कर सके, ड्रोन्स के अंदर कैमरा थे जो रिकॉर्ड कर सके, कैप्चर कर सके, ड्रोन्स के अंदर ऐसी चीज़ें थी जो हैवी लोड उठा सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने डिफेंस एक्सपो 2022 गांधीनगर जब था वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। सो ड्रोन्स कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल एरोस्पेस सिस्टम ऑल्सो, ओके। So this particular deployment of drones for combat communication in remote areas, so counter drone solution also can be done over here, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पसेस, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम और जो इसके अंदर वैक्सीन का यूज़ किया जा सकता था, वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए रिमोट एरिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी पर्पसेस के लिए ड्रोन का यूज़ किया था। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ जो छिड़कते हैं, ठीक है, तो उससे ह्यूमन हैजार्डियस ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर केमिकल। तो यहाँ पर स्प्रिंकल करने की बात की गई, तो यहाँ पर पूरी की पूरी फील्ड के अंदर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये ड्रोन के थ्रू फैलाए जाएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, लॉ एनफोर्समेंट के लिए ये ड्रोन का यूज़ किया जाता है रिगार्डिंग द फायर या इमरजेंसी सर्विसेज जो है, अगर कहीं एक बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, अंदर कोई फंसा है या नहीं, ये पता करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। आगे बात करते हैं
कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ द आर्म अटैक्स, ठीक है। आर्म अटैक्स इंक्रीज होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है बिकॉज ऑफ द एडिक्वेट लीगल बैकिंग कैन पोज सेवरल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं ये जम्मू ड्रोन अटैक्स के अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। सो दे कैन बी पुट टू डिस्ट्रक्टिव यूज टू स्लैम इनटू द क्रिटिकल टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन, ठीक है। पैरामिलिट्री नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रूल्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशंस में वो आप बाउंड नहीं किए जा सकते। द ड्रोन रूल्स 2021 आर नॉट एप्लीकेबल टू द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स ऑल्सो, सो दैट इज़ अ एसोसिएटेड इश्यू, ठीक है। चीपर कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा मेन इशू यही है कि ये सबसे ज़्यादा सस्ते में बन जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो है कोई भी पर्सन जो है ड्रोन खरीद सकता है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। सो डिलीवरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स जो है, डिलीवरी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, ठीक है, उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कभी कभार कॉम्बाट्स के अंदर ड्रोन्स का इस तरीके डेंजरसली यूज़ किया जाता है थ्रेट के हिसाब से कि यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जो है वेपन्स पहुँचाने के लिए, मास डिस्ट्रक्शन होने के लिए या पहुँचाने के लिए, यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह वेपन्स पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कि सबसे ज़्यादा ग्रुप में अगर डिस्ट्रक्शन करना हो तो, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द इशू, एसोसिएटेड इशू ओवर हियर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल समझ ही गए होंगे। तो दैट इज़ अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, ओके। चलिए एक आगे बात करते हैं, प्लीज वेट एंड वॉच। यस दिस वन, ठीक है गाइस, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द जीएस पेपर नंबर 3 यूपीएससी एनवायरनमेंट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल के हिसाब से सेंट्रल को रिस्पॉन्स करने की बात की गई है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा चलाना कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो एक्चुअली है तो है क्या, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पर उसकी जो प्रजाति है धीरे धीरे कम होने लगी है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो एक साइंटिफिक नेम है वो है एडियोटिस निग्रिसिप्स, ओके। ये एक राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। और इंडिया के अंदर इसकी जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड की स्पीसीज में ये आते हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज, ठीक है। राजस्थान गुजरात के अंदर देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत उसकी प्रजाति या उसकी पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकती है, ठीक है। थ्रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रोक्यूजन कॉलिजन विद द पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। हंटिंग, शिकार की वजह से, या कोई भी ऐसे जो इलेक्ट्रिक वायर्स है जो खुले वायर्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बैठने के कारण इनका मौत हो जाता है। ये तो एक थ्रेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर पाकिस्तान के अंदर भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर की अगर मैं बात करूं तो हमें इसके हैबिटेट लॉस की देखने को मिल सकता है, अल्टरेशन देखने को मिल सकता है। सो दैट इज़ अबाउट द एग्रीकल्चर एक्सपांसन ओवर हियर, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर एक्सपांसन होने के लिए हमें सिर्फ ज़मीन चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर ये लोग जो है जंगलों के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो अगर जंगल नहीं रहेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर रहेगा या कोई लैंड रहेगी तो ये रहेंगे कैसे, ठीक है। अब उसके मैं प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ने यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर द IUCN, ठीक है। उन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के तौर पर ये चीज़ के बारे में बातचीत किया गया है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा साइट्स जो है उसके बारे में बातचीत किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके तहत उसको प्रोटेक्शन देना होगा। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS के थ्रू यहाँ पर प्रोटेक्शन देना होगा। तो ये सारे के सारे स्पीसीज जो है यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि मेजर्स टेकन टू प्रोटेक्ट GIB। अभी यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन लगाने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ स्पाइसीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें स्पाइसीज रिकवरी प्रोग्राम जो है हमें चलाना चाहिए अंडर दी इंटीग्रेटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ओके। और उसके बाद नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स जो है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी जो है, प्रोजेक्ट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, या इको फ्रेंडली मेजर्स जो है, ये सारे की सारी उसकी जो कंफर्ट जोन है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए, ठीक है।
आगे बातचीत करते हैं। ये देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क जो है जैसलमेर का अंदर है, मैं उसमें उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि इसके ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पर कंजर्वेशन के हिसाब से बताया जा रहा है रिगार्डिंग द डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर के अंदर है जून 2019 के अंदर। और इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो एस्टेब्लिश हुई थी 2019 के अंदर, जून 2019 के अंदर, ठीक है। इसका यही एक ऑब्जेक्टिव था कि उसकी पॉपुलेशन को हम लोग और बढ़ाने की कोशिश करें और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो विलुप्त सिचुएशन है, ठीक है, जो हमें इंक्रीज करनी है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया था, ठीक है। अब जानते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में। तो दोस्तों जैसलमेर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के अंदर का इलाका है वहाँ पर ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है, मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का एक स्टेट एनिमल के तौर पर जाना जाता है जिसको चिंकारा के नाम से जानते हैं। एंड स्टेट ट्री खेजरी, ठीक है। एंड स्टेट ट्री जो है राजस्थान का वो क्या है, खेजरी। एंड स्टेट फ्लावर जो है रोहिड़ा, इस राजस्थान का या हम लोग कह सकते हैं नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सो इट वाज डिक्लेयर्ड द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज अ यूनेस्को। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था। नेशनल पार्क 1992 के अंदर बनाया गया था, डिक्लेयर किया गया था। इज इट क्लियर? आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में कि 160 to 200 MN इंडियंस कुड बी एक्सपोज टू लिथल हीट वेव्स एनुअली, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि बहुत सारे जो हो लोग हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हीट वेव के कारण अपनी अपनी जॉब जो है गंवा सकते हैं और यहाँ पर उसकी जॉब जो है जा सकती है। सो ऑलमोस्ट 334 मिलियंस इंडियंस विल फेस जॉब लॉसेज ड्यू टू हीट स्ट्रेस रिलेटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन बाय 2037। तो ये एक पूरा का चैनलाइज है, देखिए कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। समझ लीजिए, चलिए पहले ही देख लेते हैं हीट वेव्स के बारे में। तो हीट वेव्स में कि अगर मैं जहाँ पर काम करता हूँ, समझ लीजिए आप कोई भी ऑफिस के अंदर काम करते हैं, वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा गर्मी हुई, ज़्यादा हीट देखने को मिली, समझ लीजिए ज़्यादा हीट देखने को मिली, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर हीट देखने को मिली तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा जो आपका वर्क होगा उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी तो यहाँ पर आपकी जो बॉस है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव करने में दिक्कत होगी तो यहाँ पर आपका हो सकता है जॉब लॉस, ठीक है। तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा जो कहा गया है कि अल्टीमेटली ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हीट वेव्स। इसके लिए ऑफिस के अंदर एसी क्यों रखा जाता है? ऑफिस के अंदर एसी इसलिए रखा जाता है कि आप कंफर्ट में काम करें, आप कंफर्टेबली काम करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्टिविटी दे सके, ठीक है। प्रोडक्टिविटी दे सके तो उसके बाद आप वर्क अपना अच्छा कर सके, वर्क अच्छा करोगे तो गोल अचीव होगा, तो आपकी जॉब रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हीट वेव जो है काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। ऑलमोस्ट 160 to 200 मिलियन इंडियंस जो है यहाँ पर हीट वेव जो है एन्युअली उसको फेस कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हीट वेव्स के बारे में बात करते हैं। तो हीट वेव एक्चुअली है क्या कि पीरियोडिकली यहाँ पर एबनॉर्मल हीट टेम्परेचर बढ़ना, सो दैट इज कॉल्ड हीट वेव, ठीक है। भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत के अंदर मई जून के मंथ के अंदर दौरान यहाँ पर इस तरीके के केसेस जो है काफ़ी तक देखने को मिल सकते हैं। जुलाई तक इस तरीके के केसेस देखने को मिले ही है, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैंड्स फॉर द IMD। तो IMD ने क्या कहा है? IMD ऑल्सो क्लासिफाइज द हीट वेव्स अकॉर्डिंग टू द रीजन्स एंड देयर टेम्परेचर रेंजेस ओवर हियर, ठीक है। 2011-20 के अंदर या 81 और 90 के अंदर 600 से करीब यहाँ पर 413 से लेकर 600 से करीब यहाँ पर भारत के अंदर ये आंकड़ा निकल कर आया है, ठीक है, इंक्रीज होकर आया है, ठीक है। सो शार्प राइज इन द नंबर ऑफ हीट वेव्स डेज हैज़ रिजल्टेड ड्यू टू द इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उसके क्राइटेरिया के बारे में।
सो 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन्स होता है, पर 30 डिग्री एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हिली रीजन्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ अबाउट द नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, जिसको हम लोग हीट वेव कंडीशन के तौर पर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दूँ या उससे और ज़्यादा कर दूँ नॉर्मल टेम्परेचर से, सो दैट इज़ कॉल्ड दी सीवियर हीट वेव कंडीशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो है स्टेशंस का ऑफ स्टेशन, ठीक है, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पर वो हर साल या नॉर्मली टेम्परेचर जो होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर अगर यहाँ पर 6 डिग्री से ज़्यादा हो चुका तो ये एक काफ़ी हद तक सीवियर हीट कंडीशन के तौर पर, हीट वेव कंडीशन के तौर पर माना जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इस तरीके के इशू को यहाँ पर फोकस में लाया है और यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की है रिगार्डिंग दी प्रिपरेशन नेशनल लेवल, ओके, कि हमें हीट इम्पैक्ट जो है किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, इम्पैक्ट होती है और उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हीट वेव जो है भारत के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ता है या उसकी क्या क्या इम्पैक्ट होती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ पैसों के ऊपर होती है, जैसे कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर हीट वेव ज़्यादा रहा तो हर एक सेक्टर्स जो है उसके अंदर इकोनॉमिक वाइज डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लाइवलीहुड जो है थोड़ा बहुत गरीब हो सकता है, मार्जिनल फार्मर्स जो है उसके अंदर नेगेटिविटी आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो एंड ड्यू टू द लूज ऑफ द वर्किंग डेज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है कम हो सकती है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम तो डेली वेजेस भी कम हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नो डाउट ये चीज़ अफेक्ट होगी ही होगी क्योंकि क्रॉप को जो एक मॉइस्चराइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मॉइस्चर जो है वो मिल नहीं सकता क्रॉप को, उसकी वजह टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर फार्मर्स ने इस तरीके के जो है रिपोर्ट किया था कि उसके वीट क्रॉप जो है काफ़ी तक लूज होने लगे हैं पास्ट राबी सीजन के दौरान। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है पॉपुलेशन एंड उसका दूसरा कारण है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन पॉल्यूशन ये दोनों मिलकर है ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो अक्रॉस दी इंडिया यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वीट प्रोडक्ट्स जो है 6 to 7% जो है डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हीट वेव्स, ओके। सो अक्रॉस द इंडिया वीट प्रोडक्शन कुड बी डाउन 6 to 7% ड्यू टू दी हीट वेव्स, ओके। उसके बाद अगर मैं मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, सो हाँ 2100 2000 ठीक है, यहाँ पर रिपोर्ट निकाली गई है। सो मिल्क यील्ड्स इन इंडिया कुड ड्रॉप बाय 25% अगेंस्ट द 205 लेवल्स, ठीक है। 2005 के करीब जो मिल्क का प्रोडक्शन होता था उसके करीब अगर देखा जाए तो मिल्क का प्रोडक्शन धीरे धीरे घटने लगा है, यानी कि 25% जो है घटने लगा है बिकॉज ऑफ द डेयरी फार्मिंग के अंदर भी हीट स्ट्रेस जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब भाई समझ लीजिए हम अगर काम करने में कंफर्टेबल नहीं है गर्मी के अंदर तो यहाँ पर एनिमल्स जो है वो अपनी कंफर्टेबिलिटी को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, अगर उसको गर्मी लगती होगी तो उसकी वजह से उसके जो प्रोसेस है उसके अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज आई वांट टू ऑल्सो टेल यू दैट कि इलेक्ट्रिसिटी यूसेज के अंदर भी यहाँ पर अफेक्ट हो सकता है, मोर्टेलिटी के अंदर भी अफेक्ट हो सकता है, फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। गाइज इस तरीके की चीज़ों के बारे में आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी नोट्स बनाइए या इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो दैट इज माई परमिशन, ओके। आगे बात करते हैं इफ अवेलेबिलिटी ओवर हियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट फॉर दैट वन, ओके। तो यहाँ पर वर्कर्स जो है उसके अंदर भी इम्पैक्ट होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर हीट स्ट्रेस या हीट बढ़ जाने के कारण यहाँ पर वो अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। और दूसरे वीकर सेक्शंस जो है जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज और एरोसोल का भी एक मुख्य ये पोर्शन माना जाता है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर अगर यही चीज़ रही, यही इमिशंस रहा तो यहाँ पर थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्लाइमेट क्राइसिस आ सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और बहुत सारे जो लोग हैं जिसके अंदर हर कैटेगरी के लोग हैं उसको यहाँ पर डिफ़िकल्टी हो सकती है। सबसे ज़्यादा पुअर पीपल जो है ये इसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है इस तरीके की चीज़ों के बारे में जो भारत के अंदर हीट वेव्स रहेगा, ओके। आगे बात करते हैं इफ़ दैट इज़ अवेलेबल ओवर हियर। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप यू आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है।
So if you are preparing for the defense and UPSC examination like the Combined Defense Services, Air Force Command Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy, INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, UPSC Civil Services examination, and if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and you can just follow me in the Instagram, YouTube, and in the Facebook also, and you can also enroll in this kind of the particular courses, and online platform is available over here. So that's it for this particular articles. I want to tell you that guys, अगर आप इस चैनल पर नए मेंबर्स हैं तो गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग विजिट करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, पर गाइज सब्सक्राइब नहीं करते। सो आई वांट टू टेल यू दैट इज़ अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सो इफ़ यू रियली एन्जॉय दिस पर्टिकुलर सेशन, सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स एंड एल्डर एंड यंगर ब्रदर सिस्टर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और भारत को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। इज ए क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।